गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मंकी पॉक्स। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यू ने जो है मंकी पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है, जो कि DR कॉन्गो और बाकी की अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। 2022 के बाद से लगभग 99,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं, 208 से ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं 116 कंट्रीज़ में। और एक न्यू स्ट्रेन आया है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल है, और ये सबसे बड़ा एक ख़तरा हमें लग रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि UN एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं। 1948 में इसको फाउंड किया गया था और इंडिया तब से ही इसका मेंबर है। WHO जो है वैक्सीनेशन कैंपेन्स, हेल्थ इमरजेंसीज़, कंट्रीज़ को सपोर्ट करना प्राइमरी केयर में, ये सब काम करती है। और कैसे सपोर्ट किया जाता है इसको? मेंबरशिप्स की जो फ़ीस होती है कंट्रीज़ की, उसके थ्रू। तो इंडिया इसके जो है जनवरी 1948 से मेंबर है। और इंडिया का ही एक इंडियन ओरिजिन के ही डॉक्टर चंद्रमानी, ये फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर थे साउथ ईस्ट एशिया के जो रीजन का, जो इंडिया का जो WHO का डेस्क है। तो इस टाइम पर भी जो ये पोस्ट है वो एक इंडियन द्वारा ही ऑक्यूपाइड है। तो अगर हम देखें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होती है जो कि डिटर्मिन की जाती है कि पब्लिक हेल्थ रिस्क कितना है बाकी स्टेट्स को एक इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिसीज़ से। तो ये लेबल जो है WHO देता है जब उनको लगता है कि कोई कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस की ज़रूरत है और फंडिंग अनलॉक करने की ज़रूरत है ताकि वैक्सीन शेयर की जा सके, ट्रीटमेंट शेयर की जा सके। तो मंकी पॉक्स क्या है? एक रेयर जूनोटिक वायरल डिसीज़ जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस को बिलोंग करती है, और एक जूनोटिक डिसीज़ है ये ऑफ कोर्स। इसको पहली बार एनिमल्स में 1958 में डिस्कवर किया गया था जब दो आउटब्रेक्स हुए कैप्टिव मंकी कॉलोनीज़ में, जो कि रिसर्च पर्पसेस के लिए रखे गए थे। तो इसलिए इसका नाम इसका मंकी पॉक्स रखा गया है। करंटली कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है मंकी पॉक्स के लिए, लेकिन वैक्सीनिया वैक्सीन जो कि अर्लियर हम स्मॉल पॉक्स के लिए अगेंस्ट यूज़ करते थे, उसने 85% एफिशिएंसी दिखाई है मंकी पॉक्स की प्रिवेंशन में। तो रीज़न क्या है करंट कंसर्न का? स्प्रेड ऑफ क्लेड एलबी, जो कि मंकी पॉक्स वायरस डिसीज़ का ही एक स्ट्रेन है, वो एक कंसर्न दिखा रहा है हमें। तो क्लेड 1 इन्फेक्शंस जो है वो हिस्टोरिकली डेडलियर रहे हैं क्लेड 2 से, और लगभग 100 केसेस जो हैं क्लेड 1B के एमर्ज हो चुके हैं अभी तक। तो इससे टोटल मंकी पॉक्स केसेस लगभग 15,600 के आसपास पहुंच चुके हैं इस साल। तो WHO के जो डायरेक्टर जनरल है, उनका कहना है कि इन आउटब्रेक्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफ़र भी होने शुरू हो चुका है, और न्यू जो है लीनिएजेस में भी ये म्यूटेट हो रहा है। ठीक है। तो इंडिया के लिए जो है ये कंसर्न है कि बहुत कंटेजियस है ये इन्फेक्शन, जो कि आउटसाइड अफ्रीका फैल रही है, और ये बाकी कंट्रीज़ में भी ऑफ कोर्स ग्लोबल लेवल पर फैल रही है। और इंडिया में भी जो है 2022 में जब ये आउटब्रेक हुआ था तो 27 केस आए थे और एक डेथ भी हो गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि करंट सर्च जो है मंकी पॉक्स का अफ्रीका में, वो एक उसकी वजह से एक न्यू स्ट्रेन आया है सामने जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, न्यू AI प्लेटफॉर्म टू हेल्प फार्मर्स एंड साइंटिस्ट। टॉपिक इकोनॉमिक एंड इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक AI बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, जिससे फार्मर्स को हेल्प होगा कि वो कनेक्ट कर सकें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि वो अपने पेस्ट्स को कंट्रोल कर सकें अपने फ़ोन का ही इस्तेमाल करते हुए। तो 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम को। इनिशिएटिव का फोकस है कि फार्मर्स के जो रिलायंस है पेस्टिसाइड रिटेलर्स या के ऊपर वो कम की जा सके, और एक साइंटिफिक अप्रोच से वो पेस्ट मैनेजमेंट कर सके। तो AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए पेस्ट डेटा को एनालाइज किया जाएगा इफ़ेक्टिव कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए। फार्मर्स को इनेबल किया जाएगा कि वो कैप्चर और सेंड कर सकें इमेजेस इन्फेस्टेड क्रॉप्स की या पेस्ट्स की, एक्सपर्ट्स को भेज सकें, और कनेक्शन जो है बिटवीन साइंटिस्ट और फार्मर्स जो है वो इन्हेंस होगा। इससे बेनिफिट होगा फार्मर्स को, क्योंकि उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी पेस्ट अटैक्स पर, और कोई इसके लिए एडिशनल फंडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेट लेवल पर। ठीक है। आउटकम क्या रहेगा इसका? ईजी और टाइमली एक्सेस मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट को, एक्सपर्ट सपोर्ट के लिए
एक्सपर्ट सपोर्ट का फॉर पेस्ट आइडेंटिफिकेशन और पेस्ट सर्वेलेंस, और अवॉइडेंस ऑफ पेस्ट एपिडेमिक्स की जा सकेंगी, कि मिनिमाइज़ की जा सके क्रॉप लॉसेस ड्यू टू पेस्ट्स। एक रिपोजिटरी ऑफ नेशनल पेस्ट सिनेरियो भी अवेलेबल होगा बहुत सारी पब्लिक एजेंसीज़ को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा एरियाज़ पेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं और उसके हिसाब से प्लांट प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ बनाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रेरणा प्रोग्राम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ, पीएम श्री स्कूल्स के और जो प्रेरणा प्रोग्राम के एलुमनाई हैं। तो प्रेरणा प्रोग्राम है क्या? जनवरी 2024 में यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। एक कॉर्नर स्टोन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और ये एक वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 9 से क्लास 12 को बिलोंग करते हैं। एक एक्सपीरियंशियल और इंस्पिरेशनल लर्निंग प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी दी जा सके, जहाँ पर उनको हेरिटेज और इनोवेशन दोनों के बारे में समझाया जा सके या पढ़ाया जा सके। तो लगभग 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, 10 बॉयज़ और 10 गर्ल्स, हर वीक अटेंड करते हैं इस प्रोग्राम को वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। और प्रेरणा प्रोग्राम जो है वो एक वर्नैकुलर स्कूल से चलाया जा रहा है, जो कि 1888 में वाडनगर, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया था। जो करिकुलम है प्रेरणा स्कूल का वो आईआईटी गांधीनगर द्वारा बनाया गया है ऑन 9 वैल्यूज़ बेस्ड थीम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोकैरियोट्स। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने फाइंड किया है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो रिमार्केबली रिजिलियंट हैं क्लाइमेट चेंज को। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इनकी सेम होती है, जिसमें कि एक इनकी सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बट इनका जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। कोई जो है जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें एक यूनिक फीचर स्ट्रक्चर होता है जिसको मीसोसोम्स कहते हैं। बेसिकली एक्सटेंशंस हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की, और ये रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है? बाइनरी फिशन के थ्रू। प्रोकैरियोट्स जो है वो बैक्टीरिया और आर्किया इनके कंटेक्स्ट में आते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेल बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पर। ये पूरे प्लानट पर मिलते हैं और ये क्रूशल रोल निभाते हैं वर्ल्ड की फूड चेन में भी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जिनीवा कन्वेंशंस। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त 12 को 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं जिनीवा कन्वेंशंस को अडॉप्ट किए हुए। तो 1949 में कन्वेंशंस अडॉप्ट हुए थे। तो ये सेट ऑफ 4 ट्रीटीज़ हैं जो कि हमें बताती हैं ग्लोबली कि कैसे हम ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स को करें, प्रोटेक्शन ऑफ हॉस्पिटल कैसे करें, या फिर मेडिकल स्टाफ को ह्यूमैनिटेरियन एड को कैसे अलाउ करें ड्यूरिंग वॉर। तो 1949 में यूएन ने इसको फॉर्मलाइज किया था। इसके 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं जो कि 1977 और 2005 में ऐड हुए हैं इसमें। और फोकस जो है कन्वेंशन का है कि वो कैसे नॉन कॉम्बेटेंट्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, कोई भी पार्टी टू अ वॉर। तो लिस्ट ऑफ कन्वेंशन अगर हम देखें तो फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन जो है वुंडेड और सिक सोल्जर्स जो कि लैंड पर हैं ड्यूरिंग वॉर, उन पर फोकस्ड है। और ये उन पर भी फोकस्ड है जो मेडिकल और रिलीजियस पर्सोनल हैं, मेडिकल यूनिट्स हैं, मेडिकल सपोर्ट हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं। सेकेंड जिनीवा कन्वेंशन वुंडेड, सिक या शिपरेक्ट मिलिट्री पर्सोनल जो सी पर हैं ड्यूरिंग वॉर। फिर थर्ड जिनीवा कन्वेंशन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए है। फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन सिविलियंस के लिए है जो कि इवन ऑक्यूपाइड टेरिटरी में रह रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैलिफोर्नियम। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार पुलिस ने रिसेंटली 50 ग्राम्स ऑफ कैलिफोर्नियम जो है वो सीज़ किया है, जो कि एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये एक सिल्वरी वाइट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 98 होता है। पहली बार इसको 1950 में सिंथेसाइज किया गया था। नेचुरली नहीं मिलता है ये, इसको न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, और इसकी रेडियो एक्टिविटी बहुत इंटेंस होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एमिटर होता है ये, और इसको हम यूज़ करते हुए गोल्ड और सिल्वर ओर्स को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वाटर और ऑयल लेयर्स को ऑयल वेल्स में। प्राइमरी एप्लीकेशन इसका है कि न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करने में काम आता है, ऑप्टिमाइज़ करने में काम आता है कोल पावर प्लांट्स को, इवन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कैंसर्स। इसको इवन रेडियोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं AIM।
174B मिसाइल। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस नेवी ने AIM 174B मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है चाइना के एरियल डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए। तो ये एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है वर्सेटाइल SM-6 मिसाइल का, जो यूएस नेवी ऑलरेडी यूज़ करती है। ये ऑपरेशनल हुआ जुलाई 2024 में। इसको रेथियन ने बनाया है। एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये स्ट्राइकिंग टारगेट्स इसके लगभग 400 किलोमीटर तक अवे तक के होते हैं और ये इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय किया जा रहा है यूएस द्वारा। और हाई प्रायोरिटी ग्राउंड टारगेट्स को एंगेज करना, जैसे एयर डिफेंस साइट्स, वॉरशिप्स, क्वाजी बैलिस्टिक मैनर में, तो ये उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ये है कि ये कई बार फ्लाई कर सकता है फार्दर देन AIM 120 AMRAAM, जो कि यूएस का प्रीवियस लॉन्ग रेंज मिसाइल है। और ये रिटेन करता है सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी, जो SM-6 में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरएवर केमिकल्स। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मेजर ब्रेक थ्रू में अमेरिकन रिसर्चर्स को ये पता लगा है कि एक मेथड उन्हें समझ आया है कि जिससे वो ट्रेस कर सकते हैं ओरिजिन को और डेस्टिनेशन को फॉरएवर केमिकल्स के। तो रिसर्चर्स ने एक मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रैक करना शुरू किया है स्प्रेड ऑफ फॉरएवर केमिकल्स को। ये टेक्निक इन्वॉल्व करती है कि सैम्पल्स को पास किया जाए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से और उसको फिर रीड किया जाए बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स से, जो कि उनके एटम्स एमिट कर रहे हैं। तो ये रिवील करती है कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन आइसोटोप्स इन द मॉलिक्यूल और केमिकल को फिंगरप्रिंट दे रही है। ठीक है, तो फॉरएवर केमिकल्स जो हैं इनको हम साइंटिफिकली PFAS कहते हैं। ये जनरली यूज़फुल रहते हैं एप्लीकेशंस में, जैसे वाटर प्रूफिंग, हीट रेजिस्टेंस, डिटर्जेंट्स, फूड पैकेजिंग, नॉन स्टिक टेक्नोलॉजीज़। ये इन्वायरमेंट में वर्चुअली हमेशा रहते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी, जिससे हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है वो अफेक्ट होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जैसे टेस्टिकुलर, किडनी, लिवर, पैंक्रियाटिक कैंसर, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, चाइल्डहुड इम्यूनिटी को वीकन करना, लो बर्थ वेट, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करना, वेट गेन जो है चिल्ड्रन और डाइटिंग एडल्ट्स में, उन सब के लिए फॉरएवर केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is monkeypox. This topic is important for your social issues. So WHO has declared monkeypox a public health emergency of international concern, with the DR Congo and other African countries being severely affected. So since 2022, there have been 99,000 plus cases and 208 deaths reported from 116 countries. But the worrisome trend is that there is a new strain which is being sexually transmitted. Okay, so what is WHO? It was founded in 1948. It is the UN agency responsible for global public health. It is based in Geneva. It is involved in the vaccination campaigns, health emergencies, supporting countries in primary care. It is being funded by a combination of member fees based on wealth and even voluntary contributions. So India became a party to the WHO in 1948 itself. The first regional director for Southeast Asian region was an Indian. Even the current director is also an Indian. So, what is public health emergency of international concern? It is declared for an extraordinary event which is determined to constitute a public health risk to other states through the international spread of disease. Once this label is given, then it triggers a coordinated international response, and it could unlock funding to collaborate on sharing vaccines and treatments as well. So, monkeypox is a rare zoonotic viral disease belonging to orthopox virus, and it was first discovered in 1958 when two outbreaks occurred in captive monkey colonies which were kept for research purposes. That's why the name monkeypox. Currently, there is no specific treatment for it, but there is a vaccine called Vaccinia, which was actually used against smallpox, but it has shown 85% efficacy in monkeypox prevention as well. So, what is the reason for the current concern? There is a spread of clade 1b of the monkeypox virus. Historically, clade 1 and infections have been deadlier than clade 2. Over 100 cases of clade 1b have emerged.
it has also shown a rise in total monkeypox cases to over 15,600 plus in this year. And WHO director has said that there is a need to control these outbreaks. And it also shows, the research also shows that this virus is now spreading to humans more effectively, and it is developing new lineages as well. So, what are the risks for India? The first case of the most contagious Clade 1b monkeypox infection outside Africa was reported in Sweden, which raised concerns that it could spread to other countries as well through global travel. So, during the 2022 outbreak, India reported 27 cases and one death. And experts have emphasized that the current surge of monkeypox cases in Africa, coupled with the spread of new sexually transmissible strain, is a global emergency. So the next topic is new AI platform to help farmers and scientists. So this topic is important for your economy section. So UN government has launched this AI-based national pest surveillance system, which will help farmers to connect with agriculture scientists and experts on controlling pests using their phone. So on August 15th, the Indian government launched this national pest surveillance system, which is an initiative to reduce farmers' reliance on pesticide retailers and promote a scientific approach to pest management. So the key aspects of the NPSS include use of AI tools to analyze pest data for effective control and management, enabling farmers to capture and send images of infested crops or pests to experts via the platform for accurate diagnosis and treatment, enhancing the connection between scientists and approximately 14 crore farmers across the country. The system will also benefit farmers by providing them timely information on pest attacks, and it requires no additional funding, and it will be implemented at the state level through outreach programs. So, what are the proposed outcomes? So, of course, it will provide easy and timely access to expert support for pest identification and pest surveillance. It will also assist in avoidance of pest epidemics, and it will also help in minimizing the crop loss due to pests. Moreover, a repository of national pest scenario will be available to identify the pest hotspots and also to formulate plant protection policies. Okay. So the next topic is Prerna program. This topic is important for your governance section. Recently, the Union Education Minister has interacted with students, teachers, parents of PM Shri schools and alumni of Prerna programs. So Prerna program was launched in January 2024 by the Union Education Ministry, and it is the cornerstone of National Education Policy of 2020. So it's a week-long residential program for selected students of class 9 to 12. It is an experiential and inspirational learning program for students with the best in class technology, where heritage meets innovation. So a batch of 20 selected students, 10 boys and 10 girls, attend the program every week from various parts of the country. Prerna program is being run from a vernacular school which was established in 1888 in Vadnagar, Mehsana district of Gujarat. The curriculum of this Prerna school has been prepared by IIT Gandhinagar, and it is rooted in 9 values based themes. Okay. So the next topic is prokaryotes. This topic is important for your science and tech and your environment section. So scientists have found that prokaryotes are remarkably resilient to climate change, and they could increasingly dominate marine environments. So prokaryotes are single-celled organisms which lack a distinct nucleus. They come in various shapes and sizes, and they have a basic structural organization which includes a cell wall, cytoplasm, a plasma membrane, but they all lack a well-defined nucleus. They have a unique structure called mesosomes, which are basically the extensions of their plasma membranes, and it is used for various functions. They reproduce primarily through binary fission, which is a type of asexual reproduction. Prokaryotes include bacteria and archaea, which is another type of single-celled organism. These organisms are thought to be the oldest cell-based life forms on Earth, and they thrive across the entire planet on land and in water. They play a crucial role in the world's food chains, helping support the nutrient needs of fish humans catch and eat. Okay. So the next topic is Geneva Conventions. This topic is important for your international relations. So August 12th has marked 75 years since the adoption of the Geneva Conventions in 1949. Geneva Conventions are a set of 4 treaties, which are
which set out the detailed rules for the treatment of prisoners, protecting hospitals and medical staff, allowing the humanitarian aid, and prohibiting torture, rape, and sexual violence. It was formalized in 1949 by the UN, and there are three additional protocols. The first of two were formalized in 1977, and the third one in 2005. The focus of these conventions is the treatment of non combatants and prisoners of war during the war, of course. And the list of conventions include the first one, which is meant for the protection of wounded and sick soldiers on land during the war, and it is also applicable on medical and religious personnel, medical units, and medical transports. The second convention is protecting the wounded, sick, and shipwrecked military personnel at sea during the war. The third one applies to the prisoners of war, and the fourth one protects civilians, including those in occupied territory. So the next topic is Californium. This topic is important for your science and tech section. So recently, Bihar police has seized approximately 50 grams of californium, which is a highly radioactive element. So it's a silvery white synthetic radioactive element with atomic number 98, and it was first synthesized in 1950 by a team of University of California, Berkeley. That's why it is named after the American state of California. It is not found naturally, and it is produced through nuclear reactions. It is known for its intense radioactivity, and it is a member of the acetinide series in the periodic table. So it is very strong neutron emitter, and it is used in portable metal detectors for identifying gold and silver ores, to help identify water and oil layers in oil wells, detect metal fatigue and stress in aeroplanes. And its primary application includes the starting of nuclear reactors, optimizing the coal based power plants, treating certain cancers as well, and it is also used in radiography. Okay. So the next topic is AIM-174B missile. This topic is important for your security section. So the US Navy has introduced AIM-174B missile to counter China's aerial dominance. So it's an air-launched variant of the versatile SM-6 missile of the US Navy. It became operational in July 2024, and it is derived by Raytheon, which is an aerospace and defense company. So it's an extremely long range air-to-air missile. It is capable of striking targets up to 400 kilometers away. It has been deployed in the Indo-Pacific region, and it is an engaging high-priority ground targets such as air defense sites, warships, and it functions in a quasi-ballistic manner. So one of the significant advantages of AIM-174B is its ability to fly several times farther than AIM-120 AMRAAM, and it is also retaining the surface strike capability of SM-6. Okay, so it will allow the US to keep PLA carrier hunting aircraft out of the firing range, and even threaten the Chinese planes who will be attacking Taiwan. So the next topic is forever chemicals. This topic is important for your environment section. So in a major breakthrough, American researchers have found a method to be able to trace the origin and the destination of forever chemicals. So the researchers have used a technique which involves magnetic fields and radio waves to track the spread of forever chemicals in the ecosystems across the globe. So this technique involves passing samples through a strong magnetic field, then reading the burst of radio waves through their atoms, which their atoms would emit. This reveals the composition of carbon isotopes in the molecule, and it would give the chemical its fingerprint. So forever chemicals are scientifically known as the PFAS. These are generally useful in applications like waterproofing, heat resistance, detergents, food packaging, and non-stick technologies. They are known to stay in the environment virtually forever, and they contribute to environmental degradation, which adversely impacts the health of all organisms, including human beings. So, what are the health risks of this PFAS? Uh, they can have they can cause testicular, kidney, liver, and pancreatic cancer, reproductive problems, weakened immunity in children, low birth weight, endocrine disruption, increased cholesterol, and even weight gain in children and dieting adults. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.